नमस्ते बच्चों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी अपठित गद्यांश क्या होते हैं और अपठित गद्यांश के प्रश्नों को किस तरह से उत्तर दिए जाते हैं। तो देखिए, अपठित गद्यांश जो है बच्चों, अपठित गद्यांश दो शब्दों से मिलकर के बना है। अपठित का मतलब होता है पहले न पढ़ा गया हो, और गद्यांश का अर्थ होता है गद्य का अंश, भाग या फिर हिस्सा। कहानी, नाटक, एकांकी, संस्मरण, रिपोर्टाज, निबंध, आत्मकथा आदि गद्य के अंतर्गत आते हैं। और बहुत सी विधाएं होती है बच्चों जो गद्य के अंतर्गत आती है। आप लोगों ने जैसे कहानी, नाटक, एकांकी, संस्मरण आदि पढ़े हैं, ये सब गद्य के अंतर्गत आते हैं, यानी कि गद्यांश। तो जो गद्यांश अपठित गद्यांश होता है बच्चों, उसमें पूरी तरीके से कहानी नहीं दी जाती है, उसका सिर्फ एक अंश दिया जाता है, भाग दिया जाता है, जिसे आपको पढ़ना होता है और दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होते हैं। तो ये हुआ अपठित गद्यांश का अर्थ। आगे देखते हैं, इसमें बच्चों दो तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो ये पूछा जाता है कि अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दूसरा ये दिया जाता है कि विकल्प दिए जाते हैं आपको कि अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए विकल्पों के उत्तर लिखिए, है ना। ठीक है, ये दो प्रकार से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। बच्चों, अपठित गद्यांश जो होता है बच्चों में भाषा कौशल को विकसित करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, एक बहुत अच्छा माध्यम होता है ना। अगर मैं आपको कहानी पढ़ाऊं, कविता पढ़ाऊं, कुछ भी पढ़ाती हूँ तो आप लोग जल्दी से याद कर लेते हो। प्रश्न उत्तर लिखवाती है टीचर तो आप जल्दी से उसे याद कर लेते हो। लेकिन अपठित गद्यांश यानी कि पहले न पढ़ा हुआ है, वो जब आप लोगों को उसके प्रश्न उत्तर आप लोगों से पूछे जाते हैं और उसके जब आप उत्तर लिखते हो तो आपका जो भाषा ज्ञान है बच्चों वो समृद्ध होता है। इसीलिए अपठित गद्यांश जो है वो आपके प्रश्न पत्र में जरूर दिया जाता है। क्यों दिया जाता है समझ गए? आपके भाषा कौशल को विकसित करने के लिए। ठीक है बच्चों, अब इसमें किस तरह से हमें उसको प्रश्नों को उत्तर देने चाहिए, तो क्या करना चाहिए बच्चों? सबसे पहले तो जो अपठित गद्यांश दिया होता है उसे बहुत अच्छी तरीके से 2 बार, कम से कम 2 बार पढ़ना चाहिए। ठीक है, मैंने लिखा भी है, 2 बार अच्छी तरीके से पढ़िए। गद्यांश के भावार्थ को, यानी कि उसका जो अर्थ है उसमें क्या कहा गया है उसे आप अच्छी तरीके से एक बार समझ लीजिए, उसको ग्रहण कर लीजिए। और जब प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों तो प्रश्न के जो उत्तर हैं वो छोटे छोटे वाक्यों में उत्तर देने चाहिए। जब आप छोटे छोटे वाक्यों में उत्तर देंगे ना तो आपके जो उत्तर होंगे वो सटीक होंगे। जिस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा उसी तरह से आप उत्तर लिख दोगे। अब एक चीज और है, कई बार उसमें आता है कि शीर्षक लिखिए, उपयुक्त गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसका शीर्षक लिखिए। तो बच्चों क्या होता है, शीर्षक का मतलब क्या है? नाम। ठीक है, जैसे पाठ का नाम होता है ना, कहानी का नाम होता है, समझ में आया आपको? यही शीर्षक होता है। तो इसको पढ़ने के लिए इस शीर्षक किस तरह से लिखेंगे हम? शीर्षक ऐसे लिखेंगे बच्चों कि उसके जो गद्यांश है उसको, भाव को आप अच्छी तरीके से समझ लो, उसके बाद उसको शीर्षक को लिख लीजिए। उसका नाम आपको अपने आप ही आ जाएगा कि इसका शीर्षक क्या है। ठीक है बच्चों, अपठित गद्यांश क्या होता है, उसे किस तरह से पढ़ना चाहिए और उसके प्रश्नों के उत्तर किस तरह से। अब हम पढ़ते हैं अपठित गद्यांश। उसे पढ़ करके उसके दिए हुए प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुन करके लिखिए। हर एक देश का अपना एक झंडा होता है, उसका सम्मान करना प्रत्येक देश के नागरिक का कर्तव्य होता है। तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। यह 3 रंग की पट्टियों से बना है। सबसे ऊपर की पट्टी केसरिया रंग की है जो त्याग का प्रतीक है। उसके नीचे सफेद रंग की जो शांति का प्रतीक है। हमारा देश कृषि प्रधान है, इसलिए तीसरा रंग हरा है। सफेद पट्टी पर अशोक चक्र प्रगति और अच्छे शासन का प्रतीक है। प्रश्न पहला देखते हैं, प्रत्येक नागरिक का क्या कर्तव्य होता है। अब इसके ऑप्शन देखते हैं बच्चों।
पहला विकल्प है झंडे का अपमान करना, दूसरा है झंडे का सम्मान करना, तीसरा है निरादर करना। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है बच्चों, तीसरा जो है इसमें मिस्टेक हो गई, निराधार हो गया है, वो निरादर है। ठीक है ना। अब इसमें जो ऑप्शन दूसरा है बच्चों, विकल्प दूसरा, वो पूरी तरह सही है, झंडे का सम्मान करना। तो प्रत्येक नागरिक का क्या कर्तव्य होता है? ये होता है झंडे का सम्मान करना। दूसरा प्रश्न है कौन सा रंग त्याग का प्रतीक है? पहला इसमें विकल्प देखिए सफेद, दूसरा हरा, तीसरा केसरिया। तो अब आप सोच करके बता कौन सा रंग त्याग का प्रतीक है बच्चों? है केसरिया रंग त्याग का प्रतीक है। तो तीसरा ऑप्शन जो है वो सही है इसमें। ठीक है। अब प्रश्न तीसरा, कौन सा रंग शांति का प्रतीक है? बच्चों सफेद रंग शांति का प्रतीक है। पहला ऑप्शन इसमें सही है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताना चाह रही हूँ बच्चों, चाहे आपको कोई सा भी ऑप्शन सही लगे, जितने भी विकल्प उसमें दिए हुए हैं, आप सारे विकल्पों को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तभी अपना उत्तर लिखेंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि जितने भी विकल्प दिए हैं सारे विकल्पों को हमें ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। ठीक है। आगे देखिए प्रश्न चौथा प्रश्न, कौन सा चिन्ह प्रगति और अच्छे शासन का प्रतीक है? बच्चों अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा है ना तो आपको अपने आप इसका आंसर आ जाएगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है, सबसे आखिरी वाली लाइन पढ़िए, सफेद पट्टी पर अशोक चक्र प्रगति और अच्छे शासन का प्रतीक है। तो इसमें आंसर हमें अपने आप मिल गया कि कौन सा चिन्ह प्रगति और अच्छे शासन का प्रतीक है। तो पहला विकल्प देखते हैं, कीर्ति चक्र, अशोक चक्र, परमवीर चक्र। तो बच्चों अशोक चक्र जो दूसरा विकल्प है वह सही है। तो आज हमने जो है अपठित गद्यांश पढ़ा और उसके जितने भी प्रश्न थे विकल्प दिए हुए थे सारे विकल्प हम लोगों ने सही कर दिए। क्यों? क्योंकि हमने उसे ध्यानपूर्वक पढ़ लिया था। ठीक है बच्चों, आप लोग भी अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना और विकल्प सही चुनना। आपके जो उत्तर हैं वो पूरी तरह से सही होंगे। तो बच्चों आज हमने पढ़ा अपठित गद्यांश क्या होते हैं, इसमें जो प्रश्न होते हैं उनको किस तरह से हल करना चाहिए। ठीक है बच्चों।